डेफिशिएंट बॉन्डिंग, मतलब बॉन्डिंग तो है बट उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी। तो मुझे बताओ, अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा है दो बॉन्ड जब भी बनते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड जब भी बनता है कितने इलेक्ट्रॉन्स का यूज होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन्स। और दो बॉन्ड बनेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन्स का यूज होगा, है ना। एक बॉन्ड बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड बनेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन। बट कभी ऐसा हो कि दो बॉन्ड बनने में 3 ही इलेक्ट्रॉन लग रहे हो या 2 ही इलेक्ट्रॉन लग रहे हो, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है उससे कम बॉन्ड से ही, कम इलेक्ट्रॉन से ही मेरा बॉन्ड बन गया, तो उस तरह की बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, इसके कुछ स्पेशल केसेस है, बस उन्हीं को हमें पढ़ना है। देखो ये चीज मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी कि सिर्फ कोई एक कॉन्सेप्ट से सारी की सारी बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, तो हमें बहुत सारे अलग अलग केसेस पढ़ने पड़ेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग। तो इसमें थोड़ा बहुत थियरी लिख देता हूं मैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं, देयर आर मैनी कंपाउंड्स, देयर आर मैनी कंपाउंड्स in which some electron deficient bonds are present apart from नॉर्मल बॉन्ड, नहीं कोवलेंट बॉन्ड लिखते हैं, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड विच आर, जो कोवलेंट बॉन्ड है उनके बारे में बात कर रहे हैं, विच आर टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसको हम लोग 2C2E बॉन्ड बोलते हैं। हम बोलते हैं जो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड होता है, जैसे मान लो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक सेंटर ये रहा, एक सेंटर ये रहा, एक सेंटर ये रहा, एक सेंटर ये रहा, तो इसको बोलेंगे 2C2E बॉन्ड। मतलब दो सेंटर, मतलब दो एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है, इसको नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आई बात? हाँ सर। आगे हम लोग लिखते हैं दीज इलेक्ट्रॉन deficient bonds have less number of electron than expected, such as 3 center 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं जैसे नॉर्मल बॉन्ड है, जैसे मान लो नॉर्मल कोई बॉन्ड है ना, ऐसा मान लेते हैं नॉर्मल बॉन्ड है BeCl2 है ना। अब इसमें कितने सेंटर है? 3 सेंटर। और ये कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्ड कैसे हैं? नॉर्मल बॉन्ड, मतलब 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड होता है। बट जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कैसा होगा? 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन्स। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 एटम के बीच में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही मेरा बॉन्ड बन जाएगा। वो कैसे होगा? तो इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है डाइबोरेन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग का सबसे पॉपुलर एग्जांपल है क्या? डाइबोरेन। डायबोरेट। डाइबोरेन B2H6, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डाइबोरेन के बारे में, है ना। डाइबोरेन होता है क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं B2H6, ठीक है। क्या होता है ये? पहले तो मैं बना देता हूँ ना, बनेगा कैसे, दिखता कैसा है डाइबोरेन। तो इसमें क्या होता है, एक बोरोन होता है, एक और बोरोन है,
हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 बोरॉन 6 हाइड्रोजन। अब जो साइड वाले बॉन्ड है ना वो नॉर्मल बॉन्ड है, मतलब ये वाले बॉन्ड, ये बॉन्ड कैसे हैं, नॉर्मल बॉन्ड है, ये बॉन्ड नॉर्मल है। जहां पर इलेक्ट्रॉन है वहां पर एक मैं ऐसे सॉलिड सर्कल बनाऊंगा ना। जो बीच वाले बॉन्ड है ना ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है, मतलब बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। 3। तो देखो एक तो मैंने सॉलिड सर्कल बनाया और एक मैंने होलो बनाया ना, मतलब एक मैंने सिर्फ होलो सर्कल बनाया। तो अब यहां पर देखो क्या है, ये बॉन्ड देखो, इस बॉन्ड में क्या दिख रहा है तुम्हें, जहां पर सॉलिड है मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन। आप देखो हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों तरफ शेयर नहीं कर सकता, तो एक तरफ करेगा एक तरफ नहीं करेगा। तो मतलब तुम इसमें देखो ओवरऑल एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, सभी में 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो मेरा बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, इस पूरे को एक बॉन्ड काउंट करते हैं हम लोग, ये वाला बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा है, ये दिख रहा है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यस सर। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या फिर इसको हम लोग एक और नाम देते हैं क्या, बनाना बॉन्ड, क्योंकि इसका शेप हल्का फुल्का बनाना की जैसा दिख रहा है। ऊपर वाला भी सेम वही है, नीचे वाला भी वही है, समझे। यस सर। ये है मेरा बनाना बॉन्ड। अब देखो हाइड्रोजन के टाइप्स में डिफाइन कर देता हूं, इधर वाले हाइड्रोजन को मैं बोल देता हूं HT, टी का मतलब टर्मिनल वाले हाइड्रोजन, ठीक है। और बीच वाले को बोल देता हूं HB, बी का मतलब ब्रिज वाले हाइड्रोजन, ठीक है, बोलो। हाँ सर। अब यहां पर देखो जो 4 बॉन्ड है ना वो तो कैसे बॉन्ड है, नॉर्मल बॉन्ड है। 4 नॉर्मल बॉन्ड दिख गए तुम्हें, 2 यस सेंटर 2 सर। इलेक्ट्रॉन वाले, एक ये रहा एक ये रहा एक ये रहा एक ये रहा, दिख गए 4 बॉन्ड। यस सर। यस सर। और इसमें जो 2 बॉन्ड है वो कैसे हैं, वो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, मतलब हम बोलेंगे क्या, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। एक ऊपर वाला बनाना बॉन्ड, एक नीचे वाला बनाना बॉन्ड। इसमें देखो पॉइंट वाइज में बातें कर रहा हूँ सारी, है ना, सारी बातें पॉइंट वाइज लिख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट हमारा ये था, बुलेट मार्क करके लिख रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकेंड पॉइंट है बॉन्ड लेंथ के रिगार्डिंग। हम लोग बोलते हैं देखो कौन सा बॉन्ड का लेंथ ज्यादा है। पहला देखो एक तो है BHB बॉन्ड और एक है BHT बॉन्ड। कौन से बॉन्ड का लेंथ ज्यादा लग रहा है तुम्हें? अच्छा पहले मुझे एक चीज बताओ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, कौन सा बॉन्ड ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग है? BHT। BHT बॉन्ड मेरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। क्यों होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? क्योंकि वो प्रॉपर इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से बना है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से ही बना है। जो ये वाला बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, वो जुगाड़ मेथड है, मतलब एक तरह से प्रॉपर बॉन्ड की हेल्प से वो नहीं बना है, ठीक है, प्रॉपर बॉन्ड की हेल्प से नहीं बना है, इसलिए वो वीक बॉन्ड है। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा हुआ? BHP। जो बॉन्ड वीक होता है उसी का ही तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, बोलो। यस सर। जो बॉन्ड वीक है उसी का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। जैसे पहला पॉइंट हमने बॉन्ड लेंथ लिखा था, तो अब लिख देते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ।
स्ट्रेंथ की बात करें तो हमें पता ही है BHB बॉन्ड वीक है, BHT बॉन्ड जो कि नॉर्मल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि प्रॉपर इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से वो बना है। क्लियर है इतना? यस सर। चलिए, अच्छा एक चीज और मैं पूछता हूँ, जैसे मान लो मैंने रफ स्ट्रक्चर में वापस से बना देता हूँ एक। इधर वाले बॉन्ड को मैं नाम देता हूँ θ1, इधर वाले बॉन्ड को मैं नाम, बॉन्ड एंगल को नाम देता हूँ θ2। मतलब एक तो एंगल कौन सा है, एक एंगल है HB BHB, एक एंगल है कौन सा, HT HT BHT। कौन सा एंगल ज्यादा होगा? θ2। θ2 ज्यादा होगा, क्यों? ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। हाँ देखो, बॉन्ड है ना, बॉन्ड पेयर के रिपल्शन से भी डिपेंड करता है। θ2 में बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा है, क्योंकि ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। और θ1 में देखो उतना ज्यादा रिपल्शन होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स थोड़े दूर दूर है। बोलो। सर नहीं समझा। अरे बॉन्ड पेयर रिपल्शन कहाँ है ज्यादा, मतलब किसमें बॉन्ड पेयर्स एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे, θ1 में या θ2 में? θ2। बस सिंपल सी बात है, θ2 में 2 इलेक्ट्रॉन है जो ऊपर वाले बॉन्ड के, वो नीचे वाले बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे ज्यादा। बट θ1 में तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो रिपल्शन और कम हो गया। समझे? यस सर। तो θ2 मेरा ज्यादा होगा θ1 से। क्यों होगा ज्यादा? इसको मैं लिख देता हूं, ड्यू टू बॉन्ड पेयर मोर रिपल्शन। बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये मेरा ए हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डाई बोरोन के बारे में जो जो पॉइंट लिख सकते हैं सब लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट हमें लिखना पड़ेगा, इट इज अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। डाइबोरेन होता है वो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। देखो नॉन प्लेनर मतलब किस तरह का दिखता है, ये मैं तुम्हें बताता हूँ ना एक बार दिखा के। एक सेकंड रुकिए, अगर मेरे को 3D स्ट्रक्चर मिल जाए तो वही मैं दिखा देता हूँ, ताकि सही रहेगा, तुम देख लोगे एक बार। क्योंकि वो वेज डैश में बना के बताते हैं वैसे तो बच्चों को, बट वेज डैश तुम्हें भी समझ आएगा नहीं। एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड के, मैंने स्क्रीनशॉट तो ले लिया, मेल कर देता हूँ बस। तुम लोग कल सभी लोग तुम सेंटर पे गए थे? सर मैं तो गया था। मैं कौन, केतन। और कौन कौन गए थे? सर मुझे पहले बुलाया था, 1-2 हफ्ते पहले। क्या नाम था? अच्छा, तो फिर किस किस से मिल के आए? JPN सर और क्या बोलते हैं, बस AD। जेपीएन से? अच्छा, एडी सर और जेपीएन से, बढ़िया है। चलिए देखिए, अब मेरा स्ट्रक्चर कैसा है, ये कहां से आया भाई? इमेजिन कर पा रहे हो B2H6 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? यस सर। यस सर। ये बोरॉन है, एक मेरा बोरॉन है, ठीक है, एक मेरा बोरॉन है ना। ये प्लेन के अंदर की तरफ पीछे एक हाइड्रोजन है, प्लेन के बाहर की तरफ इधर एक हाइड्रोजन है, और इसी प्लेन में ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन।
तो मुझे बताओ, मैं तुमसे पूछूं कितने हाइड्रोजन एक ही प्लेन में, मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन एक प्लेन में है? 2 हाइड्रोजन। 4। 2 हाइड्रोजन एक ही प्लेन में, मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन एक ही प्लेन में। नहीं सर 4 है। 4 है ना, तो हम बोलते हैं क्या, मैक्सिमम 6 atoms lie in a same plane, है ना। कौन कौन? 2 तो बोरोन प्लस 6 HT, 6 नहीं 4 HT, समझ गए? बोलो। हाँ सर। यस सर। अच्छा मैं बोलूं कि 2 बोरॉन और 2 HB सेम प्लेन में लाई करते हैं, तो क्या मैंने सच बोला है? तो 2 बोरॉन और मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं ना, बोथ बोरोन एटम एंड बोथ HB atom lie in a same plane। अब बताओ, बोथ एचबी मतलब ये दोनों HB टर्मिनल वाले दोनों HB, ये रहे ना, एक ये रहा, एक ये रहा पीछे वाला। क्या मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है? अरे सही है। इमेजिन करो, सही है ना? स्ट्रक्चर देख के लग नहीं रहा क्या? हाँ सर। तो टर्मिनल वाले कौन से है स्ट्रक्चर में? अरे भाई कहां से आए हो, ये टर्मिनल वाले हैं, जो टर्मिनल्स पर है। बी का मतलब ब्रिज, जो ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं, बीच वाले ब्रिज वाले हैं, बी ये टर्मिनल वाले हैं चारों। समझ गया? यस सर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या? नेक्स्ट पॉइंट, it is act as a Lewis acid। B2H6 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही, उसके पास कौन सा है, फुलफिल हो गया, सब कुछ नहीं हुआ ना, तो ये किसकी तरह काम करेगा? लुइस एसिड की तरह काम करेगा। समझ गए? बोलिए। हाँ सर। यहाँ पर है ना, एक दो बातें और मेंशन कर देता हूं मैं। B6 में यहाँ पर है ना, तुम चाहो चलो यार एक वापस से बना ही देते हैं, आपका क्योंकि फिर वॉइस बच्चे लैग हो कुछ रहा सारे है। बच्चे मिस कर जाते हैं। वॉइस लैग हो रहा है मेरा? हाँ सर अभी ठीक है। चलिए, सेकंड है मेरा BeCl2 सॉलिड। देखो जरूरी नहीं है सारे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड हो, कुछ कुछ नॉर्मल बॉन्ड भी हो सकते हैं, बट मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ ना, कुछ कुछ मतलब नॉलेज के लिए भी। जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होंगे वहां मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। जैसे BeCl2 सॉलिड के स्ट्रक्चर तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, बताओ। यस सर। हाँ सर। यस सर। तो इसमें क्या होता है, ऐसा होता है ये, अब इधर से लोन पेयर का डोनेशन चालू हो जाता है, दोनों साइड से बेरिलियम को डोनेशन देने लग जाते हैं। यहाँ पर कोई सा भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड नहीं है, बट ठीक है मैंने ऐसे ही लिख दिया, पहले बता देना चाहिए था, पर वही है, मिस हो जाता है कभी कभी। अब क्या क्या बातें याद रखनी, इसमें पहली चीज जो ध्यान रखने वाली है वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम। वो कितना है? वो है sp3। दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि ये जो स्पीशीज है मेरी कैसी है, नॉन प्लेनर। प्लेनरिटी के बारे में आइडिया होना बहुत जरूरी है, नॉन प्लेनर स्पीशी है, इस बात को ध्यान रखें। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ऑब्वियसली प्लेनर हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो हमारे पास आता है डाइमर ऑफ
BeH2, डाइमर ऑफ BeH2 अगर मैं बनाऊं तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, बेरिलियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन बेरिलियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसका डाइमर ऑब्वियसली B2H4 ही होगा, B2H4 डाइमर मतलब डाइमर। Yes, sir. अब देखो बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। 2 है ना। तो एक होल है ना, एक होल है, एक इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन है दूसरा होल, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर होल, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर होल, फिर इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैं बॉन्ड्स बना देता हूं पहले। अब इसमें तो तुम्हें नजर आ रहे होंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो ये वाले जो बॉन्ड है, ये वाले जो बॉन्ड, इन बॉन्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ये है हमारे बनाना बॉन्ड नहीं बोलेंगे, बनाना बॉन्ड सिर्फ B2H6 के लिए बोले, यहाँ पर सिंपल बोले 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, बोलिए। हाँ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम क्या होगा, कितने बॉन्ड बना रहे हो उस अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन बता दो। sp2। sp2 होगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। sp2 है तो हमारा ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लेनर। प्लेनैरिटी याद रखें, कौन प्लेनर है कौन नॉन प्लेनर है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें डाइमर ऑफ B2H6 के बाद एक आता है हमारे पास पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ BeH2, पॉलीमर ऑफ BeH2। पहले डाइमर था, अभी पॉलीमर, मतलब क्या होगा, BeH2 होल N। अब देखो कैसा होगा ये ऐसा होगा, बेरिलियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन बेरिलियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन बेरिलियम। हाँ ऐसा चलता रहेगा ना, मतलब इधर से भी कनेक्ट होता जाएगा, इधर से भी होता जाएगा, चलता जाएगा। अब देखो वही बेरिलियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक होल है। अब इधर एक होल, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर होल बनाया तो इधर इलेक्ट्रॉन बना दो, फिर जहां इलेक्ट्रॉन उसके पास में होल, फिर इधर इलेक्ट्रॉन तो इधर होल, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन बना दो, इधर होल। अब इलेक्ट्रॉन बना दिया तो होल, फिर इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन और एक होल रहना चाहिए, बस इतना समझ लो। एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन और एक होल रहना चाहिए। अब मैं अगर बॉन्ड बनाऊं तो जल्दी सर जल्दी होल बॉन्ड मतलब बना। क्या होता है? होल का मतलब है, होल मैंने इसलिए बनाया ताकि उधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, उधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बस ऐसा बोल दिया है ये दिखाने के लिए कि भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है बस। अगर कुछ भी नहीं बनाऊंगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा शायद इलेक्ट्रॉन होगा, वो बनाना भूल गए, है ना। हाँ सर। अब अगेन देखो यहाँ पर ये बॉन्ड्स देख लो, ये वाले बॉन्ड कैसे हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। 3 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3, क्योंकि बेरिलियम 4 बॉन्ड बना रहा है अभी देखो। हाँ सर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो यहाँ पर बात करें प्लेनैरिटी की तो एक ऐसा होगा नॉन प्लेनर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो पढ़ चुके हैं शायद पहले भी हम लोग, शायद क्या, डाइमर ऑफ AlCl3। AlCl3 का डाइमर का मतलब क्या होगा, Al2Cl6, मतलब ऐसा है। इधर से लोन पेयर का डोनेशन हुआ, इधर से लोन पेयर का डोनेशन हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट बॉन्डिंग नहीं है। जैसे मान लो सपोज करो अगर मैं इस बॉन्ड का नाम भी देना चाहूँ तो इस बॉन्ड का क्या नाम दूंगा, बोलो। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि 3 सेंटर और टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में। अगर हम लोग बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम, तो क्या होगा, sp3।
sp3, ठीक है। अगर हम लोग बात करें प्लेनैरिटी की तो कैसा होगा? नॉन प्लेनर होगा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारे यहाँ पर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जिसको भी मैं पहले बता चुका हूं तुम्हें, बट अभी वापस से बात चल रही है प्लेनैरिटी के ऊपर, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। इस पर स्टार मार्क भी कर देता हूं मैं। क्या? डाइमर ऑफ ICl3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? I2Cl6। अब इसमें क्या होगा? ऐसा होगा, आयोडीन है, इधर Cl है, इधर Cl है, इधर Cl है। सेम ऐसा ये AlCl3 के जैसा ही स्ट्रक्चर है ना, इधर से डोनेशन हुआ, इधर से डोनेशन हुआ, ठीक है। अब आयोडीन के पास लोन पेयर भी है, ये रहे लोन पेयर। अगर यहां पर बात करें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन तो क्या होगा? sp3d2। ऑफ आयोडीन अगर हम लोग देखें तो 4 बॉन्ड 2 लोन पेयर, मतलब sp3d2। अब देखो इस स्ट्रक्चर में खासियत क्या है? क्या खासियत है? ये जो स्ट्रक्चर है ना, वो क्या है? मेरी सारी की पूरी स्ट्रक्चर प्लेनर है। अगर मैं तुमसे पूछूं मैक्सिमम नंबर ऑफ हैलोजन एटम इन सेम प्लेन, बताओ। मैक्सिमम नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स इन सेम प्लेन 8 तो हम बोलेंगे 8, क्योंकि क्लोरीन भी हैलोजन है, आयोडीन भी हैलोजन है, तो 8 हैलोजन है। तो देखो क्वेश्चन में ध्यान रखिए, उसने हैलोजन पूछा है या क्लोरीन पूछा है? क्लोरीन बोलेगा एक प्लेन में कितने, तो 6, हैलोजन पूछेगा तो 8। समझे मेरी बात? Yes, sir. यस सर। चलिए, तो ये मेरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग के बारे में जितनी बात कर ली थी हमने कर ली। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग नया टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग 5 में है। वैसे ये टॉपिक हमारे केमिकल बॉन्डिंग 3 तक पूरा हो गया, खत्म है ना। केमिकल बॉन्डिंग 3 हमने पूरा पढ़ लिया, बट केमिकल बॉन्डिंग 5 का टॉपिक मैं एक टॉपिक पहले पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो केमिकल बॉन्डिंग 4 में एक है, उसमें उसका थोड़ा बहुत यूज होगा, तो मैं पहले पढ़ा देता हूँ उसको, है ना। वो क्या है हमारे पास? वो है डाइपोल मूवमेंट। क्या है? डाइपोल मूवमेंट, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। क्या होता है डाइपोल मूवमेंट? एक सेकंड रुकिए, मैं बताता हूँ, है ना। एक बार मैं नोट्स देख लूं मेरे कि इसमें कौन सी चीज को किधर बताना है पहले। हम्म। अरे यार, तुम लोगों को वो पढ़ा दिया क्या मैंने? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी के बारे में जो बताना था वो बता दिया? कि किसमें डाइमराइजेशन होगा, वो सब बताया क्या? ऐसा कुछ बोलो। नहीं सर। शायद नहीं बताया सर। नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं। तो यार वो हम लोग है ना, पहले ऐसा करते हैं, पहले हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लेते हैं, फिर वो पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ लिया जाता है। चलो इसको नहीं पढ़ते हैं, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते हैं, क्योंकि वो तो वंडरवॉल फोर्सेस में आएगा ना। अब देखो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हमने बॉन्डिंग के अलग अलग टाइप पढ़ा है, तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड को हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना किस किस को बाकी है? देखो हमने कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीटली पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना क्या क्या बाकी है इस चैप्टर में? आयनिक बॉन्ड पढ़ना बाकी है, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ने बाकी है, और वंडरवॉल फोर्सेस पढ़ने बाकी है, और एक मेटेलिक बॉन्ड पढ़ने बाकी है। तो कोई बोलेगा कि सर अभी तक तो हमने मतलब एक ही टाइप का बॉन्ड पढ़ा है, बस कोवलेंट। हाँ वही पढ़ा है, बट वही सबसे ज्यादा बड़ा था, वही सबसे ज्यादा बड़ा था। ये सब तो छोटे छोटे है। ये 1 लेक्चर का है हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्सेस 20 मिनट का है, मेटलिक बॉन्ड 40 मिनट का है, हाइड्रोजन बॉन्ड 1 लेक्चर का है, आयनिक बॉन्ड 2 लेक्चर का है। कोवलेंट बॉन्ड ही हमारा सबसे बड़ा था, जिसमें 10 लेक्चर हमने लगाए, है ना। सबसे बड़ा वही था। तो अब एक एक करके बाकी बॉन्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? हो गया अभी क्या हो गया? कोवलेंट बॉन्ड। हाँ सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुआ, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मैं एक इमेज ऐड कर देता हूँ, फिर बताऊंगा क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ 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 हाँ, इतनी इमेजेस में ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मिल गया, कंडीशंस मिली, बट हैफ माइनस माइनस ये रहा। क्या हो गया भाई, कौन क्या क्या कर रहा है? दिख रहा है सभी लोगों को? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। अब देखो कंडीशन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कब? ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं भी मन पड़ा और हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दी, ये सब नहीं करना है। कंडीशन देखो, व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बॉन्डेड नहीं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोवलेंटली बॉन्डेड, तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। हाइड्रोजन बॉन्डेड होना चाहिए व्हेन हाइड्रोजन इज कोवलेंटली bonded to strongly electronegative element like fluorine, oxygen, nitrogen, etc. The electron pair shared between two atoms move far away from hydrogen atom. As a result, the hydrogen atom becomes highly electropositive with respect to other atom. अब देखो सपोज करो हाइड्रोजन नीचे फ्लोरीन से कनेक्टेड है ना, नीचे वाला एग्जांपल देखो, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, बोलो। यस हाँ सर। सर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर ही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। यस सर। हाँ सर। यस अब सर। फ्लोरीन क्या है? बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। तो फ्लोरीन क्या करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो फ्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और हाइड्रोजन पर एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, मतलब पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस था। इतनी बात समझ आई? यस सर। तो यही चीज लिखी है, यही चीज लिखी है यहाँ पर, द इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड बिटवीन टू एटम मूव्स far away from hydrogen atom. As the result, the hydrogen atom becomes highly electropositive with respect to other atom. ठीक है, समझ गए? यस सर। आगे लिखा है, since there is a displacement of electron towards highly electronegative atom, the hydrogen acquire delta positive while electronegative atom acquire delta negative charge. वो तो हमने बोला ही था, जब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, तो हाइड्रोजन पर एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। समझ गए? बोलो। यस सर। फिर आगे लिखा है, देखो आगे लिखा है, ये लाइन पढ़ो, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मतलब जिसमें ऐसे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमने बोला है कि दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो इसको छोड़ो, तो मैं वैसे ही समझा देता हूं तुम्हें क्या होता है। ये देखो बहुत सारे HF एटम है, ये एक HF ये रहा, एक HF ये रहा, एक HF ये रहा। तो अब बहुत सारे HF को पास में लाएंगे तो फ्लोरीन का डेल्टा नेगेटिव हाइड्रोजन के डेल्टा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और इस फ्लोरीन का डेल्टा नेगेटिव दूसरे HF के डेल्टा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। बोलो। हाँ सर। यस सर। तो इनमें एक पॉजिटिव नेगेटिव में एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा, इस फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजन। इसी फोर्स को हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब कंडीशन क्या है?
हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड्स हाईलो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, कोवलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए, और दूसरी तरफ कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए जिस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज हो, तो उन दोनों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। तो हम लोग एक बार कंडीशंस को पढ़ लें तो ज्यादा सही रहेगा। बोलो, कोई कुछ बोलना चाहता है? कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कंडीशन है? कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन, हाइड्रोजन शुड बी कोवलेंटली bonded with highly electronegative एलिमेंट। अच्छा मुझे बताओ, हाइड्रोजन को एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ही कोवलेंटली बॉन्डेड क्यों होना चाहिए? ऐसा ही क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि जब यह हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कोवलेंटली बॉन्डेड होगा, तभी तो हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे पे डेल्टा नेगेटिव, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। बोलो। Yes. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं। उस टाइम पर एक दूसरी बॉन्डिंग होगी जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके सर। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन इंक्रीजेस। हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तभी इंक्रीज हो सकता है जब वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज से कनेक्टेड हो। बोलो। बोलो। यस सर। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बढ़ेगा। जैसे सपोज करो, एक तो मेरा HF है, एक मेरा H2O है। अब HF में इस पर सपोज करें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो, जिसको मैंने 1 नाम दे दिया, और H2O में इस पर एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो, उसको डेल्टा 2 नाम दे दिया। तो मुझे बताओ कौन बड़ा है, डेल्टा 1 या डेल्टा 2? डेल्टा 1। डेल्टा 1 बड़ा है क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसलिए वो ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। बोलो। यस सर। थर्ड पॉइंट हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ, एक तरह से सेकंड पॉइंट का ही पार्ट है वो भी, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। हम बोलते हैं कि जिस एलिमेंट से हमारा हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगा। ऑब्वियसली उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, हमारे हाइड्रोजन पर उतना ही ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और उसका स्ट्रेंथ उतना ही बढ़ेगा। समझ गए? Yes, sir. यस। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग also depends on donating tendency of donor atom। लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी पे भी डिपेंड करेगा। जैसे मान लो जिस एलिमेंट से वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिससे वो कनेक्टेड है, उसकी डोनेशन टेंडेंसी क्या है, मतलब लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी। लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी हमने पढ़ी थी पहले। बोलो। हाँ सर। तो उसके अकॉर्डिंग में हम लोग बोलेंगे डोनेशन टेंडेंसी बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बढ़ जाएगा। अभी क्या होती है डोनेशन टेंडेंसी, कैसे देखते हैं? जैसे हम लोग बात करें फॉर एग्जांपल HF, क्योंकि अभी HF का ही एग्जांपल देख रहे हैं, तो जो हाइड्रोजन होते हैं इनको तो बोलते हैं हम लोग एक्सेप्टर साइट, क्योंकि ये लोन पेयर को का डोनेशन एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, धीरे धीरे इसके पास से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब इस पर वैकेंसी जनरेट हो रही है। ठीक है। और एक होते हैं F, एक सेकेंड रुकिए।
और एक तरफ मान लीजिए एफ है, एफ के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब क्या हो रहा होगा, उस पर डोनेशन के लिए उस पर लोन पेयर्स डेवलप हो रहे हैं, तो वो डोनर साइट कहलाता है हमारा। हमेशा जो हाइड्रोजन होगा एक्सेप्टर साइट होगा, और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे वो डोनर साइट होंगे। तो जो डोनर साइट की डोनेशन टेंडेंसी बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बढ़ेगा, और हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बढ़ेगा। जैसे सपोज करो हम लोग बात करें HF और HF के बीच में, यहाँ पर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो इनके बीच में एक फोर्स डेवलप हुआ, ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको हम लोग पता है क्या नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों क्यों दे रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूलर क्यों बोला है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा दो है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में है। सेम ऐसे ही अगर मान लो ऐसा हो कि एक हो OH और एक हो C डबल बॉन्ड OH, है ना, तो इनके बीच में ये बॉन्ड डेवलप हुआ, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, क्योंकि ये हाइड्रोजन मेरा एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से कोवैलेंटली बॉन्डेड है, और दूसरी तरफ एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो ये कौन सा बॉन्ड होगा, इसको कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूल। इसको बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है। इतनी बात समझ आती है, बोलो। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों में, दोनों में क्या डिफरेंस है सर? जैसा नाम है वही डिफरेंस है। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो गया है। अब देखो मैंने अभी तक क्या समझाया तुम्हें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ अल्टीमेटली दो ही चीजों पर डिपेंड करेगी, हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कितना ज्यादा है, दूसरा कि डोनेशन टेंडेंसी क्या है डोनर एटम की, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना डोनर एटम, उसकी डोनेशन टेंडेंसी क्या है। पहला फैक्टर है हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कितना है उस पर डिपेंड करेगा, और डोनेशन टेंडेंसी पर डिपेंड करेगा। तो दोनों में से हमारा किसको प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर रखेंगे, बोलो। हम लोग डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को हमेशा प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर रखेंगे, ये बात ध्यान रखो। क्वेश्चन की हेल्प से मैं समझाता हूं। जैसे मान लो डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग तुम्हें बतानी है ना, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग। अब उसमें क्वेश्चन नंबर ए में भी 3 है हमारे पास, क्या HF और HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक बार H2O और H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक बार अमोनिया में NH3 और NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक बार इन दोनों में है, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है। तो देखो मैंने तुम्हें बताया, ये वापस से रिपीट करता हूं क्या, कि हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ सिर्फ दो ही चीजों पर डिपेंड करेगा, क्या, एक तो हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कितना है, दूसरा डोनेशन टेंडेंसी कितनी ज्यादा है, दूसरा डिपेंड करेगा डोनेशन टेंडेंसी पर। तो हमारा जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, पहला फैक्टर हम लोग डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ही देखेंगे, अगर उससे कुछ रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे फिर डेल्टा डोनेशन टेंडेंसी पे जाएंगे। अब इसमें बताओ स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा, मतलब सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ फर्स्ट में आएगा, देन सेकंड में आएगा, देन सबसे कम थर्ड में आएगा। क्यों, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो फ्लोरीन वाले हाइड्रोजन पर सबसे ज्यादा होगा, देन ऑक्सीजन वाले पर, और सबसे कम नाइट्रोजन वाले पर। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से हम लोग जाएंगे ना। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। सेकंड मान लो इसमें बताओ, एक तरफ ये अगेन अमोनिया है, इस बार मैं क्या कर रहा हूं,
डोनर एटम बदल रहा हूं बस, है ना, एक बार अमोनिया, एक बार वाटर और एक बार HF, बस डोनर एटम चेंज करें इस बार। बाकी इधर वाला जो हाइड्रोजन है ना जिस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा वो सेम रखा है इस बार। ये क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। दोनों क्वेश्चन करिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है। ये क्या होगा पहले वाले में, बोलो कुछ तो बोलो। डिक्रीजिंग होगा। पहले वाले में देखो जो ऑर्डर आएगा ना वो ऑर्डर आएगा डिक्रीजिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्यों आएगा ऐसा? लोन पे डोनेटिंग टेंडेंसी। अब देखो पहले वाले में क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो सभी पे सेम है बट डोनेशन टेंडेंसी चेंज हो रही है। अगर हम लोग डोनेशन टेंडेंसी का ऑर्डर देखें ना, डोनेशन टेंडेंसी, तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ऐसा ऑर्डर आता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा। इसमें बताओ सी वाले में डिक्रीजिंग होगा। सी वाले में डिक्रीजिंग होगा, क्यों होगा? देखो इन सी वाले में अलग क्या रखा है मैंने, क्या चीज सेम रखी है क्या चीज अलग रखी है? बोलो बोलो बोलो। अरे डोनर डोनर एटम तो तीनों में सेम रखा है ना, क्या है? हाँ सर। बट जो डेल्टा पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन है वो चेंज किया है, तो HF वाले पर हाइड्रोजन पे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा, H2 वाले पर और कम है, अमोनिया वाले पे और ज्यादा कम। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। चलिए तो अब हम लोग हाँ बोलो। तो सेकंड वाले में हम लोगों ने डेल्टा पॉजिटिव वाले से क्यों नहीं गए? क्यों जाए डेल्टा पॉजिटिव वाले से, पहले ये बताओ क्यों जाना चाहिए? डेल्टा पॉजिटिव तो सेम है ना सभी पे, इस हाइड्रोजन पर जो डेल्टा पॉजिटिव है इस पर भी वही है, इस पर भी वही है। ये वाले हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव देखेंगे, इधर ये डोनर एटम है तो इनका डोनेशन टेंडेंसी देखा जाएगा। हाँ सर समझ। फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑन
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इसी से क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में भी और एडवांस में भी। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर है जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करेंगे। अच्छा, ये वही फैक्टर है, ये उसी मॉलिक्यूल में रिस्पॉन्सिबल होंगे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं हो रही तो ये फैक्टर्स भी उसमें हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो नहीं देखेंगे, किसी और से देखेंगे, वो बात की बात है। बट जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें कौन कौन से फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे पहला, बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? देखो, हमेशा एक बात याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पूरी केमिस्ट्री में, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा उधर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का अट्रैक्शन कैसा है। समझ रहे हो बात को? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अट्रैक्शन पर ही डिपेंड करता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट। जिन मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत जबरदस्त होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमने कौन से माने हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम लोग यहाँ वाले केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ वाले केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी जनरलाइज तो ये है कि कोई सी भी बॉन्डिंग हो इंटरमॉलिक्यूलर उसी की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड। अब देखो एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या बोले, जैसे मान लीजिए एक तो है ये, एक है ये OH 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 OH, इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करना है ना। हो सकता है स्टार्टिंग में तुम्हें ये सारी चीजें थोड़ी मुश्किल लगे बट बहुत इजी है ना, टाइम के साथ तुम अपने आप सीख जाओगे। तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग बोलते हैं ना, तो इसका ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्यों इसका ज्यादा? इसलिए होता है, देखो क्यों होता है इसका ज्यादा। जो ये नीचे वाला पहला वाला जो मॉलिक्यूल है वो कुछ ऐसा है, अब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग देखनी पड़ेगी तो एक और मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा ना। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब तो एक और बनाओ, दो मॉलिक्यूल के बीच में देखना है हमें, बोलो। तो ये है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड का स्ट्रेंथ देखेंगे तो ऐसा होगा, मतलब एक सेकंड रुकिए, मैं बनाने में थोड़ा वो हो गया हूं, ऐसा O OH। तो ये है मेरा इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बोलो। यस सर। बट अगर इस मॉलिक्यूल में देखें तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, तो कौन सा बॉन्ड होगा? इंट्रामोलिकुलर होगा। इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड हो जाएगा। ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, दूसरे के साथ नहीं करेगा, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, इंट्रा पर नहीं। इसलिए पहले वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। समझे बात को? यस हाँ सर। यस सर। यहां पर लिख देते हैं दिस इज इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। पहला फैक्टर हमने एक्सप्लेन कर दिया बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड है हमारा, सेकंड पॉइंट इज वोलेटाइल नेचर। वो तो बॉइलिंग पॉइंट से डिफाइन होता है, वोलेटिलिटी, बोलो। किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो उसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा है या कम है? ज्यादा वोलेटाइल है या कम वोलेटाइल है? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो बताओ। अरे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वो ज्यादा वोलेटाइल है या कम वोलेटाइल है? अच्छा चलो मैं एग्जांपल लेता हूं। एक है ना आयरन की रॉड है,
एक मेरे पास H2O लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? आयरन। ऑब्वियसली सपोज मान लो आयरन का बॉइलिंग पॉइंट है, सपोज करें 5000 डिग्री सेल्सियस, वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस, वोलेटाइल कौन होगा ज्यादा? वाटर। तो जल्दी वाटर। वेपराइज होगा। वाटर वॉलेटाइल ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट से कैसे प्रोपोर्शनल है वॉलेटाइल नेचर? इनवर्सली। इनवर्सली। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि भैया बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो वॉलेटाइल नेचर कम, बॉइलिंग पॉइंट कम तो वॉलेटाइल नेचर ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट से हमने रिलेट कर दिया और बॉइलिंग पॉइंट को पहले पढ़ लिया था, इसलिए यहाँ पर हमारी बात खत्म हो गई वॉलेटाइल नेचर। सर इसका क्या मतलब होता है? वॉलेटाइल नेचर क्या मतलब होता है? बताओ भाई, कोई बताओ क्या मतलब होता है, बोलो बताओ क्या मतलब होता है इजीली वॉलेटाइल नेचर वेपर का। बन जाता है। तो विस्कोसिटी मतलब? रुको रुको बता रहा हूँ। देखो वोलेटाइल नेचर का मतलब ये होता है कि कोई भी लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल है, मतलब इजीली वेपराइज हो रहा है, वेपर में जाने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उसका वोलेटाइल नेचर उतना ही ज्यादा होगा। वोलेटाइल का मतलब होता है वाष्पशील, मतलब वाष्प मतलब वेपर, समझे? यस सर। विस्कोसिटी का मतलब एक तरह से देखो, विस्कस का मतलब जैसे सपोज करो एक तो हमारे पास वाटर है ना, और एक हमारे पास सपोज करिए चाशनी का मतलब समझते हैं सभी लोग, चाशनी का मतलब क्या होता है? हाँ सर। यस सर। है ना? यस तो सर। एक वाटर है, एक मेरे पास चाशनी है ना, जो हम लोग पानी के अंदर शुगर मिला के उसको गर्म करके बनाते हैं वो है। तो दोनों में से थिक कौन है? चाशनी। चाशनी मेरी थिक है, तो हम सिंपल सी बात है कि भैया हमारी जो चाशनी है वो ज्यादा वोलेटाइल है, जो वोलेटाइल नहीं सॉरी विस्कस है। विस्कस लिक्विड का मतलब होता है जो लिक्विड थिक होता है ना, जो थिक लिक्विड। थिक। हाँ एक डेंसर। तरह से मतलब डेंसर नहीं बोलेंगे, ऐसा लिक्विड जो फ्लो ना हो इजीली, फ्लो ना हो। जैसे पानी को तो हम लोग डालते किसी स्लांटेड सरफेस पे तो फ्लो हो जाएगा ना नीचे की तरफ, तो ऐसा लिक्विड सर जो हम इजीली फ्लो मर्क्यूरी ना। को भी विस्कस कहेंगे। मर्क्यूरी को भी विस्कस कहेंगे, हाँ कैसे? अब देखो विस्कस होने का मतलब ये है ना कि हम लोग यहाँ पर रिलेटिव बात कर रहे हैं कि कौन किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा विस्कस है, कौन किसके रिस्पेक्ट में कम विस्कस है। तो विस्कस का मतलब उसमें फ्लो होने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो, जो थिक हो टाइप वैसा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग विस्कस लिक्विड। मतलब अगर इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त होगा ना, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रखेगा, क्योंकि उनमें बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ जबरदस्त है, तो पकड़ के रखेगा तो उसको फ्लो नहीं होने देगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी किस चीज पर डिपेंड करती है? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, समझे? यस सर। फोर्थ वन इज स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कॉमन पॉइंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ हम लोग कौन सी फेज में देख रहे हैं? अगर हम लोग लिक्विड फेज में देख रहे हैं, गैस में देख रहे हैं, सॉलिड में, सॉलिड फेज में हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, देन लिक्विड में थोड़ा कम, और गैस में और भी ज्यादा कम, समझे? बोलो। यस सर। यस सर। अब नोट डाल के कुछ जनरल पॉइंट्स लिखवा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है ना, जनरलाइज जनरल है, बिल्कुल जनरल है ना, जो हमें याद भी रखने हैं, इसलिए हम लोग लिखवा रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है नोट का? फर्स्ट पॉइंट है सम इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि देखो हम लोग है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं, तो जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं उन चीजों को हम लोग अगर नोट्स में मेंशन कर दे तो हमारे लिए आसान रहेगा। जैसे हाइड्राइड देखे हम लोग, हेलोजन के हाइड्राइड्स, तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट का कुछ ऐसा ऑर्डर आता है। ऐसे ही ग्रुप नंबर 16 में अगर हाइड्राइड्स देखें तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट का कुछ ऐसा ऑर्डर आता है। ऐसे ही अगर हम लोग ग्रुप नंबर 15 में हाइड्राइड्स देखें तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऐसा ऑर्डर आता है। अगर इन तीनों को देखें, अमोनिया, HF और H2 को, तो इसमें ऐसा ऑर्डर आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसको याद रखें। सेकंड ऑर्डर है हमारे पास डेंसिटी का ऑर्डर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कौन ज्यादा डेंस है, H2O लिक्विड और H2O सॉलिड? H2O सॉलिड। सॉलिड। अरे भैया आइस
और वाटर में, वाटर ज्यादा डेंसिटी वाला होता है ना, तभी तो आइस फ्लोट करती है वाटर की सरफेस पे। बोलो। यस सर। D2O में भी सेम ऐसे ही है। D2O की आइस ज्यादा, सॉरी D2O की जो आइस है वो कम डेंस होती है D2O लिक्विड से, बट एक चीज उल्टी हो जाती है, जो D2O की आइस है वो वाटर वाले लिक्विड से ज्यादा डेंस है। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर मैं D2O की आइस को D2O लिक्विड में डालूंगा तो फ्लोट करेगी। बोलो। हाँ सर। बट अगर मैं D2O की आइस को वाटर मतलब H2O लिक्विड में डालूं सिंक हो जाएगा। तो सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो वो मेरा सिंक कर जाएगा। यहाँ पर मैं वेरी इंपॉर्टेंट भी मार्क कर देता हूँ। ये डेंसिटी का ऑर्डर है ना, ये भी याद रखें। थर्ड पॉइंट क्या है मेरा? थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला भी। इफ टाइप ऑफ intermolecular force of attraction is similar, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स का अट्रैक्शन का टाइप सिमिलर होना चाहिए। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज या तो आयनिक बॉन्ड हो, या कोवलेंट बॉन्ड हो, या हाइड्रोजन बॉन्ड हो, या वंडरवॉल फोर्स हो, ऐसे है ना। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो क्या हो, सिमिलर टाइप के हो, तब हम लोग क्या बोलेंगे, देन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस बात का मतलब समझ गए ना, इफ टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सिमिलर। बोलो। सर एक बार वापस समझाओ ना। समझ आती है बात ये? सर एक बार वापस समझाओ ना। मैं बोल रहा हूं थर्ड पॉइंट इज इफ टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सेम। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का टाइप सेम है, मतलब जिन मॉलिक्यूल्स में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का कंपेयर कर रहे हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, मतलब टाइप सेम होना चाहिए, या आयनिक बॉन्ड है, या वंडरवॉल फोर्स या कोवेलेंट बॉन्ड है। इंटरमोलिकुलर फोर्स का टाइप अगर दोनों में ही सेम है, कि हाँ इन दोनों में जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का टाइप सेम है। लाइक जैसे मान लो मुझे कंपेयर करना हो CH3OH और C2H5OH, इनमें बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, तो दोनों में इंटरमोलिकुलर फोर्स का टाइप सेम है, दोनों में इंटरमोलिकुलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले ही हैं। तो अब बॉइलिंग पॉइंट किससे देखेंगे? वेट से देखेंगे, वेट मॉलिक्यूलर से। वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। समझ गए? हाँ सर। फोर्थ पॉइंट इज whenever boiling point of isomers is being compared, आइसोमर के बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर रहे हैं ना हम लोग, देन हम लोग बोलेंगे जिसमें इंटरमोलिकुलर स्ट्रेंथ ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंट्रा। तो ये बात तो हम पहले भी बता चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल है, इंट्रा वाले नहीं। तो जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स का अट्रैक्शन ज्यादा अच्छा होगा उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आइसोमर मतलब आइसोमर का मतलब क्या होता है? Same molecular formula, different property. हाँ, देखो मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ, आइसोमर का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर मास बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चर अभी अभी के लिए इतना ही याद रखो। जैसे देखो मैंने यहाँ पर दो मॉलिक्यूल बनाए हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा। दोनों में देखो फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर वेट सेम लग रहा है, बस OH का पोजीशन ही तो बदला है। बोलो।
तो इसलिए ये आइसोमर है। अगर आइसोमर में बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर रहे हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर इसमें फोर्सेस अच्छे होंगे, उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? पहले वाले का। वाले का। इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या है? ग्रेटर द नंबर ऑफ OH ग्रुप higher is the boiling point. Greater the number of OH group, higher is the boiling point, irrespective of inter और intra. मतलब जिसमें OH ग्रुप का नंबर ज्यादा होगा उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है या इंट्रा। जैसे सपोज करें, दो मैंने एग्जांपल लिए, एक ऐसा है एक ऐसा है, OH 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 OH। इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें तो किसका ज्यादा होगा? सेकंड सेकंड वाले का। जिसमें OH का नंबर ज्यादा होगा उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं 6th, फॉर आइसोमर्स। अगर हम लोग आइसोमर्स में ही कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम लोग आइसोमर्स में ही कंपेयर कर रहे हैं ना, फॉर आइसोमर्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे? जो स्ट्रेंथ होता है ना, स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग, आइसोमर में ही कंपेयर करना जरूरी है। स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग किसका ज्यादा अच्छा स्ट्रेंथ होता है? इंट्रा का स्ट्रेंथ अच्छा होता है इंटर से। ये स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग है, ना कि बॉइलिंग पॉइंट है। इस बात को ध्यान रखें। जैसे मान लो, अब इसका एग्जांपल देता हूं, अगेन ध्यान से समझना। इधर मैंने लिखा OH, इधर लिखा मैंने N डबल बॉन्ड O, इधर लिखा मैंने OH, इधर लिखा मैंने N डबल बॉन्ड O, ऐसा। एक लिखा मैंने OH N डबल बॉन्ड O। इन दोनों मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, क्या एक दूसरे के आइसोमर है ये? हाँ सर। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है ना, बस NO2 का पोजीशन ही चेंज हुआ है। अब यहाँ पर H बॉन्ड ये रहा, यहाँ पर H बॉन्ड ये रहा। इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ को मैं A नाम दे देता हूँ, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ को मैं B नाम दे देता हूँ। तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? बी की। B की ज्यादा होगी A से। समझ में आती है इतनी बात? हाँ सर। यस सर। चलिए, क्या हुआ? चलिए, हमारा नेक्स्ट लेक्चर कब है? कल। कल तो होगा नहीं ना, मतलब वो तो बोर्ड वाला नहीं, रेगुलर लेक्चर की बात कर रहा हूं। फ्राइडे को सैटरडे। सेट को है ना। तो देखो, होमवर्क और होमवर्क दे देते हैं। पहले वाले होमवर्क के साथ ये वाला नहीं सर, होमवर्क फ्राइडे को भी है। करके लेके आना है। कोई बात नहीं, फ्राइडे को काफी टाइम है ना। होमवर्क करके लेके आना है केमिकल बॉन्डिंग 4 से। क्या क्या लेके आना है रुकिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पोर्शन तो खत्म कर लिया है। 4 से नहीं यार, 3 तो कर रहे हैं हम लोग अभी, 4 पे थोड़ी आए। 2 के बाद तो 3 आएगा ना। तुम्हें पहले क्या दिया था मैंने होमवर्क में? केमिकल बॉन्डिंग 2 दिया था। केमिकल बॉन्डिंग 3 से क्या क्या करके लाना है? एक्सरसाइज 1 बोथ पार्ट क्या करके लाना है? सेक्शन A हो गया पूरा, सेक्शन B हो गया पूरा, सेक्शन सेक्शन C भी, चलो A और B ही कर सकते हैं यार, है ना। सेक्शन A और सेक्शन B। यार वो वाली बॉन्डिंग कहाँ है? वो इसी में है क्या? हाँ इसी में। चले, इतना ही करना है, समझे? सर तो कल सुबह 9 बजे क्लास होगा ना?
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। चलिए ठीक है। बाय सर। ओके ओके। अच्छा बाय बाय सर। सर।